जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक ने कहा कि वे अब नेक्स्ट जनरेशन की इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो को तैयार कर रहे हैं, जिसे कि तक्षक कहा जाता है, और ये वर्तमान में वर्णोस्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो में एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है। कहा जा रहा है कि तक्षक काफी एडवांस होने वाली है। तक्षक एक फाइबर ऑप्टिक वायर गाइडेड टॉर्पीडो है जिसका डायमीटर 533 mm और लंबाई 6.4 मीटर है। पनडुब्बियों से प्रक्षेपण के लिए इसे डिजाइन किया गया है और ये सटीक गाइडेंस के लिए अत्याधुनिक रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा तक्षक की नेविगेशनल सटीकता इस पर एक और अतिरिक्त लेयर जोड़ती है, जिसके माध्यम से ये जीपीएस आधारित गाइडेंस का भी लाभ उठाता है। हालांकि तक्षक के बारे में उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो तक्षक टॉर्पीडो होगी उसकी रेंज 50 किलोमीटर से ज्यादा होगी, और कहा जा रहा है कि इनका टेस्ट जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरशिप्स है उनसे किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि जीआरएससी ने अब मैन पोर्टेबल असॉल्ट ब्रिज के लिए पेटेंट हासिल कर लिया है, और ये आविष्कार मिलिट्री इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण प्रगति का भी प्रतीक है, जो कि हमारी सशस्त्र बलों की जो टेक्निकल क्षमताएं हैं उन्हें बढ़ाएगा। मैन पोर्टेबल असॉल्ट ब्रिज एक जबरदस्त अवधारणा है जिसे कि सैन्य अभियानों के दौरान आने वाली महत्वपूर्ण गतिशीलता चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी पोर्टेबिलिटी सैनिकों के द्वारा आसानी से परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करने की अनुमति देती है, जिससे कि किसी भी तरीके के जो इलाके हैं जिसमें खाइयां भी आती है और कई बाधाएं आती हैं, उन पर तेजी से पुल की तैनात की संभव हो जाएगी। इससे जो हमारे सैनिक हैं उनकी मैन्युअलिटी और टेक्टिकल रिस्पॉन्सनेस है, खासकर की डायनेमिक सिचुएशन में, उसमें सुधार होता है। हालांकि इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं बताई गई है, यानी कि इतना तो है कि ये सैनिकों को भारी पुल संरचनाओं की तुलना में हल्का और आसानी से तैनात करने योग्य पुल का ऑप्शन प्रदान करता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की खरीद को अंतिम रूप देने वाली है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत इसका मूल्य करीबन 50,000 करोड़ के आसपास होगा और इन फाइटर जेटों की सीधी खरीद की जाएगी। हालांकि अभी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे अंतिम रूप देना काफी जरूरी है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस की गवर्नमेंट के बीच इसकी लागत और अन्य शर्तों पर भी बातचीत होगी। साथ ही इस बातचीत में इसी तरीके के जो फाइटर जेट्स की खरीद किसी और देश ने भी कर रखी है उन पर भी विचार किया जाएगा, जिससे कि सुनिश्चित हो पाएगा कि भारत को ये एक बेहतर सौदा मिले। और आपको बता दें कि बाद में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस पर अंतिम फैसला लेगी और फाइनल साइन करेगी। और राफेल मरीन फाइटर जेट भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ा देंगे। ये फाइटर जेट विशेष रूप से समुद्री ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो कि कैरियर सूटेबिलिटी प्रदान करते हैं। यानी इन फाइटर जेट्स की फोल्डिंग विंग्स और रीइंफोर्स लैंडिंग गियर जैसी सुविधाएं भी इनमें लगाई गई हैं। और नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने जी ने दोस्तों आज एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और निर्मित की जा रही मिडगेट सबमरीन अरोवाना का शुभारंभ किया है, और 2028 तक ये स्वदेशी कन्वेंशनल पनडुब्बी जो है उसका डिजाइन और विकास पूरा हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि इसमें डीआरडीओ के द्वारा तैयार की गई एआईपी सिस्टम को भी लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि एक बार इनका निर्माण शुरू होगा तो पहले चरण में 6 का निर्माण किया जाएगा, जिनका वजन 3000 टन के आसपास होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि दुखद खबर है। 2022 में भारतीय सेना से समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले कर्नल वैभव अनिल काले की आज सुबह रफा में उनके वाहन में आग लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, और 2 महीने पहले ही उन्हें संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा समन्वय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया था, और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने फुल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि भारत अब थिएटराइजेशन की जो समय सीमा है उसको तेजी से आगे बढ़ा रहा है। द प्रिंट से पता चला है कि भारत सरकार ने थिएटराइजेशन को शुरू करने के लिए अगले महीने नई सरकार के शपथ ग्रहण से 1 साल की समय सीमा तय की है। थिएटराइजेशन में व्यक्तिगत के बजाय इंटीग्रेटेड या फिर थिएटर कमांड दिखाई देंगे, और ये देश में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य सुधार होगा। पिछले साल दोस्तों एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान और चीन से मुकाबला करने के लिए 2 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड स्थापित की जाएगी और दूसरी एक समुद्री थिएटर कमांड होगी। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट ये भी बताती है कि जयपुर, जो कि सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का घर है, वहां पर थिएटर कमांड का मुख्यालय होगा, जो कि पाकिस्तान की देखभाल करेगा, और चीन के साथ लगती सीमाओं की देखभाल के लिए दूसरी थिएटर कमांड लखनऊ में बनेगी। और यही नहीं, भारत की समुद्री और तटीय हितों की रक्षा के लिए समुद्री थिएटर कमांड कर्नाटक के कारावार में बनेगी, जो कि गोवा के बेहद पास है। समुद्री कमांड का नेतृत्व नौसेना के अधिकारी करेंगे, जब बाकी अन्य कमांड में सेना और वायुसेना से बारी बारी से नियुक्तियां होंगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2.79 किलोमीटर लंबी सुंगल सुरंग को तोड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अखनूर और पुंछ को जोड़ने वाली सुरंग
रणनीतिक राष्ट्रीय राजमार्ग 144A पर 4 सुरंगों में से दूसरी है, जिसे गोल्डन आर्क रोड के रूप में जाना जाता है। कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के पूरा हो जाने के बाद जम्मू और पुंछ के बीच यात्रा का समय, जो वर्तमान में 8 घंटे है, उससे लगभग आधा हो जाएगा। सड़क का चौड़ीकरण और 4 सुरंगें हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत ने चीन की चुनौतियों के बावजूद भी जवाबी कार्रवाई की है और सीमा पर यानी कि बॉर्डर पर रिकॉर्ड संख्या में सैनिक भेजे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के मुद्दे को ठीक करने की काफी जरूरत है। चीन की ओर से चुनौती जरूर है क्योंकि उसने समझौतों का उल्लंघन किया है और सीमा पर बड़ी संख्या पर सैनिक भेजे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि कोविड के बावजूद सीमा पर जवाबी तैनाती की गई और रिकॉर्ड संख्या में सैनिकों को वहां डिप्लॉय किया गया। वे सैनिक आज अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडोनेशिया और भारत के रक्षा मंत्रालय आपस में बात कर रहे हैं, जिसके तहत जो इंडोनेशिया है वो भारत के द्वारा सुझाए गए जो प्रपोजल है उसका मूल्यांकन कर रहा है, जिसमें कि नई आर्टिलरी सिस्टम की खरीद शामिल है। दरअसल इंडोनेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ATAGS आधारित 155 mm 8x8 माउंटेड गन सिस्टम, जो कि कल्याणी स्ट्रेटेजी सिस्टम के द्वारा तैयार किया गया, उसको लेकर बातचीत कर रही है। और कहा जा रहा है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच अभी नेगोशिएशन की बातचीत चल रही है और एक बार ये पूरी हो जाती है तो आगे भविष्य में ये डील इंडोनेशिया के साथ हो जाएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने 126 कल्याणी M व्हीकल्स को सेना में शामिल किया था, लेकिन अब भारतीय सेना करीबन 100 और कल्याणी M4 माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स को शामिल करेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मैंने कल आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत ने T90 Mark III को तैयार किया है। हालांकि इसके बारे में उस टाइम ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई थी, लेकिन अब काफ़ी डिटेल्स सामने आई हैं। इस टैंक में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे कि इसकी फायर पावर काफ़ी बढ़ गई है और यही नहीं, इस अपग्रेड से इसकी जो ऑपरेशनल क्षमता है वो भी बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं कि इस टैंक की खासियतों को गुप्त रखा गया है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इस नए अपग्रेडेशन में डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटो ट्रैकर इसमें इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा इसमें टाटा का डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर पावर ऑक्सिलरी पावर यूनिट इसमें लगाई गई है। साथ ही इसमें DRDO के द्वारा बनाए गए एंटी थर्मल IR कोटिंग भी लगाई गई है, यानी कि इसमें अधिक से अधिक स्वदेशी यंत्रों का इस्तेमाल किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लखनऊ फैक्ट्री में ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की जाएगी और यहीं से ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया जाएगा। बाकायदा लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन प्लांट पर काम शुरू हो चुका है और इसे बनने में 2 सालों का वक्त लगेगा, यानी कि 2026 से 27 के बीच यहाँ से ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल का भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और ये मिसाइल पहली वाली ब्रह्मोस की तुलना में काफ़ी लाइटर वेट यानी कि हल्की वजन वाली, तेज और ज़्यादा घातक मिसाइल होगी। और फिलहाल ब्रह्मोस NG अभी अपने डेवलपमेंटल फेज पर चल रही है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की पहली उड़ान 2024 के अंत में होगी और ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया छोटा वर्जन है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी, लेकिन रफ्तार 4321 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका वजन 1.5 टन का होगा और लंबाई 6 मीटर के आसपास, और वजन में भी ये पहली वाली ब्रह्मोस की तुलना में 50% हल्की होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि रशिया की सेना अब लगातार यूक्रेन पर हावी हो रही है। बल्कि यूक्रेन को तो आप सब जानते हैं कि पश्चिमी देशों का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था, लेकिन रशिया है और उसने बहुत नुकसान यूक्रेन को पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि रशिया ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के 9 इलाकों पर पूरा कब्जा जमा लिया है। रूस की सेना खार्किव के काफ़ी अंदर तक एंटर हो चुकी है और उससे भी आगे बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों, जंग शुरू होने के बाद खार्किव को यूक्रेन ने वापस ले लिया था, लेकिन अब रशिया ने फिर खार्किव को अपने अंडर में ले लिया और इस जीत से व्लादिमीर पुतिन भी काफ़ी खुश है। दरअसल दोस्तों, पश्चिमी देश जो हथियार सप्लाई कर रहे थे यूक्रेन को, उनकी डिलीवरी में देरी हो रही है और कई देशों ने तो हथियार भेजने ही बंद कर दिए हैं। इससे यूक्रेन की सेना का जो मनोबल है वो भी गिरा है, जिसकी वजह से रशिया के आगे वो टिक नहीं पा रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने डिफेंस अपडेट में आपको बताया था कि भारत और ईरान के बीच 10 साल का समझौता हुआ है चबहार पोर्ट को मैनेज करने को लेकर, लेकिन इस बात से अमेरिका काफ़ी चिढ़ गया है और बाकायदा अमेरिका नहीं बल्कि चाइना भी चिढ़ा हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका की तरफ से भारत को धमकी दी गई है कि सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं और ये बात तब सामने आई है जब खुद अमेरिका ने 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत को फ्लेक्सिबिलिटी दी थी कि आप इस डील को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अब अमेरिका के जो सुर है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस टाइम अमेरिका अफगानिस्तान में बिजी था और हम चाहते थे कि भारत को ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक का जो एक्सेस है वो आसानी से मिल सके। अमेरिका दरअसल चाहता है कि कोई भी देश ईरान के साथ कोई भी व्यापार ना करे, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों देशों के बीच संबंध खराब है। अमेरिका सिर्फ अपने निजी हितों की वजह से
ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा चुका है। इसीलिए वो दबाव बना रहा है दूसरे देशों पर भी कि कोई इसके साथ कोई डील ना करे। दरअसल अमेरिका इसलिए भी चिढ़ा हुआ है क्योंकि भारत चबहार पोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में एक प्रमुख सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि INSTC को एक सेंट्रल बनाने के चक्कर में है। क्योंकि दोस्तों इस कॉरिडोर के जरिए ईरान के जरिए भारत रशिया से जुड़ता है और यही वजह है कि शायद अमेरिका को इस बात का डर लग रहा है। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी अमेरिका ने S-400 को लेकर भारत को चेतावनी दी थी, लेकिन भारत अपना काम करता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो छठी और जो फाइनल कलवरी क्लास की जो सबमरीन है उसे मिलने में अब थोड़ी देरी होगी। कहा जा रहा है कि ये जून 2024 के बाद मिलेगी। इससे पहले इसे 2024 की शुरुआत पे इंडियन नेवी को मिलना था। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।